परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति को साक्षी मानकर गायत्री मंत्र के साथ अपनी बात प्रारंभ करना चाहूँगा। आप लोगों से अनुरोध है, कमर सीधी कर लें। उस परमपिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान सूर्यदेव का ध्यान करें जो इस सृष्टि के पालक हैं, पोषक हैं, नियंत्रण करता हैं, और इन भावनाओं के साथ कि उनका तेज, उनका ओज, उनका वर्चस्व हमारे कण कण में प्रवाहित हो रहा है। एक बार गायत्री मंत्र सस्वर साथ साथ पूरे उत्साह के साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के इस शिक्षक गरिमा शिविर में भाग लेने के लिए आए हमारे गुजरात प्रांत के सभी भाइयों एवं बहनों, शांति कुंज परिवार के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण और प्यारे भाइयों एवं बहनों, मित्रों, धरती के इतिहास में कभी कभी ऐसे प्रयोग होते हैं जिनको अद्भुत कहा जा सकता है, जिनको विलक्षण कहा जा सकता है। और परम पूज्य गुरुदेव का ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय का सपना एक ऐसा ही दिव्य, ऐसा ही अद्भुत, ऐसा ही विलक्षण प्रयोग है। महापुरुषों के जीवन की खास बातें होती हैं कि उनके सपने आम आदमियों से भिन्न होते हैं, उनके सपने आम आदमियों से डिफरेंट होते हैं। उनके सपनों के पीछे एक लक्ष्य होता है, उनके सपनों के पीछे एक उद्देश्य होता है, उनके सपनों के पीछे एक संकल्प होता है। बिना लक्ष्य के, बिना उद्देश्य के, बिना संकल्प के लिए गए सपने सिर्फ ख्याली पुलाव हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आज से कोई 100-125 वर्ष पूर्व स्वामी श्रद्धानंद ने एक सपना देखा। उन्होंने सपना देखा कि हम एक ऐसा विश्वविद्यालय खोलें, एक ऐसा विश्वविद्यालय चलाएं जहां से समाज को दिशा देने वाले, जीवट वाले, शिक्षित, जागरूक नौजवान निकलें। और उनने अपने सपने के लिए, मैं बात कर रहा हूँ गुलाम भारत की, उन दिनों में आज की तरह से विश्वविद्यालय खोलना आसान नहीं था, तो स्वामी श्रद्धानंद ने अपने सपने के लिए अपना पुश्तैनी मकान बेच डाला। अब बेच करके उनको जो पैसे मिले उससे उन्होंने यहाँ से कोई 20 किलोमीटर दूर कांगड़ी एक जगह है, वहाँ पर झोपड़ियों में विश्वविद्यालय की शुरुआत करी। और जिसने भी देखा उसने खूब मजाक उड़ाया, उसने खूब मखौल उड़ाया, अरे साहब विश्वविद्यालय भी कहीं झोपड़ियों में चलते हैं, विश्वविद्यालय की तो बड़ी खूबसूरत इमारतें होती हैं, बड़ी आलीशान इमारतें होती हैं, बड़े उनमें इटालियन टाइल्स लगे होते हैं, उन्हें जाने क्या क्या लगा होता है। पर स्वामी श्रद्धानंद का विश्वविद्यालय इमारतों पर नहीं टिका था। स्वामी श्रद्धानंद का विश्वविद्यालय टिका था सिद्धांतों पर, वो टिका था आदर्शों पर, वो टिका था मूल्यों पर, वो टिका था परंपराओं पर, वो टिका था संस्कारों पर। और सिद्धांतों पर चलने वाले स्वामी श्रद्धानंद जी की झोपड़ियों से, उनकी गुरुकुल कांगड़ी से भारत को हिला देने वाले, राष्ट्र को जगा देने वाले व्यक्तित्व निकले। सत्यकेतु विद्यालंकार निकले, इंद्रसेन विद्या वाचस्पति निकले, रामगोपाल विद्यार्थी निकले। आज गुरुकुल कांगड़ी उन नामों की वजह से जाना जाता है, इमारत की वजह से नहीं। तो भाइयों, देव संस्कृति विश्वविद्यालय की इमारत की नींव पैसों से नहीं, ईंट गारे से नहीं, बल्कि इन सिद्धांतों से, इन मूल्यों से, इन आदर्शों से, इन परंपराओं से रखी गई। इसलिए रखी गई कि इसको बनाने का सपना, इसको चलाने का सपना एक महापुरुष ने देखा। ऐसे महापुरुष ने देखा जिनका कद सूर्य से ऊंचा है। ऐसे महापुरुष ने देखा जिनके सपने के पीछे लक्ष्य है, जिनके सपने के पीछे उद्देश्य है, जिनके सपने के पीछे संकल्प है। आदमी के जीवन में यदि लक्ष्य और उद्देश्य ऊंचे हों तो भगवान का अनुग्रह, देवताओं की अनुकंपा आदमी के पीछे पीछे चलती हुई आती है। और गुरुदेव ने जो विश्वविद्यालय खोला, ये अपने आप में बहुत अनूठा, अपने आप में बहुत अद्वितीय, अपने आप में बहुत यूनिक है। और मैं इसके बारे में आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा। तो साहब, ऐसा क्या है इस विश्वविद्यालय में, ऐसा क्या है गुरुदेव के विश्वविद्यालय में जो और विश्वविद्यालयों में नहीं है? इसके पीछे है लक्ष्य, इसके पीछे है उद्देश्य, इसके पीछे वही लक्ष्य और वही उद्देश्य है जो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के पीछे है, जो गायत्री विद्यापीठ के पीछे है, जो गायत्री परिवार के पीछे है, जो युग निर्माण योजना के पीछे है, जो विचार क्रांति अभियान के पीछे है। पहला लक्ष्य, पहला उद्देश्य,
पहला मकसद, पहला एम, पहला ऑब्जेक्टिव शिक्षा और विद्या के फासले को साफ साफ कर देना। फिर से बोलूँगा, देव संस्कृति विश्वविद्यालय का पहला उद्देश्य है शिक्षा और विद्या के फासले को साफ साफ कर देना। नहीं साहब, शिक्षा और विद्या तो एक ही बात है, एक बात नहीं है। शिक्षा और विद्या एक दूसरे से बहुत भिन्न, एक दूसरे से बहुत विपरीत बातें हैं। शिक्षा वो है जो पैसे के इमारत पे खड़ी होती है और वैभव से ऊंची उठती है। उसकी नींव पैसों से डाली जाती है और वैभव से बढ़ाई जाती है। और विद्या की नींव त्याग से डलती है और बलिदान से ऊपर उठती है। विद्या की नींव त्याग से डलती है और बलिदान से ऊपर उठती है। आपको एक उदाहरण देकर के बताऊं कि जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, इसकी जो बैलेंस शीट है वो किसी प्राइमरी स्कूल से ज़्यादा नहीं। हम लोग एक एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर इसको देखते हैं, और जितनी बैलेंस शीट आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय की है, आप लोगों के अनुदान से चलती है, उन लोगों के अनुदान से चलती है जो क्षेत्रों में रात दिन लग लग करके काम करते हैं और उन बच्चों की पढ़ाई के लिए काम आती है, जिनके माता पिता ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते। उसकी बैलेंस शीट किसी प्राइमरी स्कूल से ज़्यादा नहीं। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे भगवान का अनुग्रह, इसके पीछे है देवताओं की अनुकंपाएँ। मैं जिस शिक्षा की बात कर रहा हूँ वो शिक्षा आज गली मोहल्लों में मिलती है। वो शिक्षा हमें क्या दिलाती है? वो शिक्षा हमें रोज़गार दिलाती है, हमें डिग्रियाँ दिलाती है, हमें अपने साइन करना सिखाती है, साक्षरता दिलाती है। पर क्या हमें ऊंचे सिद्धांतों के लिए मर मिटने का जज्बा दिलाती है? क्या हमें सच्चे आदर्शों पर चलने के लिए जीवन का राह दिखाती है? क्या हम अच्छे संस्कारों के लिए मर मिटना सिखाती है? नहीं। शिक्षा और विद्या में यही फ़र्क है। शिक्षा का मतलब है एक डिग्री, शिक्षा का मतलब है एक सर्टिफिकेट, और विद्या का मतलब है मूल्य, विद्या का मतलब है संस्कार, विद्या का मतलब है आदर्श, विद्या का मतलब है परंपराएं, विद्या का मतलब है व्यक्तित्व। शिक्षाएं हमारे चारों ओर फैली हुई हैं। आप एक चले जाइए, यहाँ से विश्वविद्यालय के लिए आप यात्रा करके आइए, इतनी दूरी में आपको कम से कम कुछ नहीं तो 10-15 स्कूल मिल जाएंगे। इन सारे स्कूलों में डिग्रियाँ दी जा रही हैं, इन सारे स्कूलों में सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, इन सारे स्कूलों में बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया जा रहा है, पर इन सारे स्कूलों से मूल्य, आदर्श और परंपराएं निकल करके नहीं आ रही। यदि आपको विद्या को जानना हो तो आपको भारत के इतिहास में, भारत के अतीत में यात्रा करनी होगी। आज से कोई 2-3 हज़ार वर्ष पूर्व यदि आप गुरुकुल परंपरा का अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि गुरुकुल परंपरा वो है जिसको लौटाने का सपना परम पूज्य गुरुदेव ने देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माध्यम से देखा। पुराने समय में यदि आपके पास पैसे हैं तो आप सब कुछ करिए, रोजगार करिए, खेती बाड़ी चलाइए, किराने की दुकान खोलिए, व्यापार करिए, जो आपके मन में आए सो करिए, पर विद्या के क्षेत्र में मत आइए। विद्या के क्षेत्र में आने का अधिकार सिर्फ उनको था जो समाज के श्रेष्ठतम व्यक्तित्व थे, क्रीम ऑफ द सोसाइटी, जो बिल्कुल अपने जीवन से, अपने आचरण से, अपने चरित्र से, अपने व्यक्तित्व से दूसरों को सिखाने की हिम्मत रखते थे, दूसरों को सिखाने का जज्बा रखते थे। जिसके पास खुद है ही नहीं वो दूसरे को क्या सिखाएगा? शिक्षा और विद्या में यही अंतर है। शिक्षा और विद्या में यही अंतर है कि शिक्षा से आप सब कुछ ले सकते हैं, आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं, आप साक्षरता ले सकते हैं, आप डिग्रियां ले सकते हैं, पर आप जीवन के मूल, जीवन का व्यक्तित्व नहीं ले सकते। आपको विद्या का यदि उदाहरण देखना हो तो आप देखिए, वशिष्ठ को देखिए, विश्वामित्र को देखिए, चाणक्य को देखिए, सांदीपनि को देखिए, वाल्मीकि को देखिए। ये सब वो हैं जिनने गुरुकुल परंपरा को शुरू किया, और इनके व्यक्तित्व के अंदर वो बात थी जो इनके शिष्यों के अंदर नजर आती थी। चाणक्य के जीवन का एक उदाहरण देकर के मैं आपको बताऊंगा। चाणक्य मगध के महामंत्री थे और उनसे मिलने के लिए विदेशियों का एक दल आया। तो जब विदेशियों का दल आया तो चाणक्य बैठे हुए कुछ कामकाज कर रहे थे। दीपक जल रहा था, उन दिनों में इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, दीपक जल रहा था और चाणक्य अपना काम करने में लगे थे। तो जो विदेशियों का नेता था उसने चाणक्य से पूछा कि आपको एक फंक्शन होने वाला है, एक समारोह होने वाला है, उसकी अध्यक्षता के लिए बुलाना है। तो चाणक्य बोले, ये बताइए कि आप मुझको मगध के महामंत्री के रूप में बुलाने आए हैं या चाणक्य के रूप में बुलाने आए हैं? तो विदेशियों ने कहा कि साहब काम तो निजी था, पर्सनल रूप से आपको बुलाने आए थे, राज्य से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो चाणक्य ने दीपक बुझा दिया और दूसरा दीपक जला दिया। दूसरा दीपक जला दिया तो सामने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि ये क्या, इसके पीछे क्या राज था, इसके पीछे क्या रहस्य था? और चाणक्य बोले कि जो पहला दीपक था वो शाही कोष के खजाने से चल रहा था, और जो ये वाला दीपक है ये मेरे अपने अर्जित धन की कमाई है।
मैं अपने काम के लिए सरकार का पैसा नहीं ले सकता। भाइयों, जब ऐसे व्यक्तित्व निकल करके आते हैं, जब ऐसी पर्सनैलिटियाँ निकल करके आती हैं, जब ऐसे तपस्वी, ऐसे सधे हुए व्यक्तित्व निकल करके आते हैं, तो वो अपने बच्चों के अंदर, अपने शिष्यों के अंदर वो संस्कार देते हैं कि जहाँ से भारत के चक्रवर्ती सम्राट जन्म लेते हैं, जहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य जन्म लेते हैं, जहाँ से छत्रपति शिवाजी जन्म लेते हैं, इसके पीछे जो गुरु है, इसके पीछे जो गुरु है, जो सिखाने वाला है, उसके व्यक्तित्व के अंदर तपन, उसके व्यक्तित्व के अंदर साधना, उसके व्यक्तित्व के अंदर अध्यात्म होना जरूरी है। जब तक उसके व्यक्तित्व में, उसके चरित्र में, उसके आचरण में, जीवन में अध्यात्म नहीं है, तब तक बच्चों के अंदर इसकी आशा करना व्यर्थ है। तो जो पहला उद्देश्य गुरुदेव का विश्वविद्यालय खोलने का था, वो है शिक्षा और विद्या के फासले को एकदम साफ कर देना। शिक्षा और विद्या के फासले को साफ कर देना। शिक्षा यहाँ है और विद्या यहाँ है, कि यहाँ पर जो लोग शिक्षा देंगे वो अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में, अपने आचरण में अच्छे मूल्यों को ला करके देंगे। और इसलिए गुरुदेव ने इसको एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी की कल्पना करी। ये अकेला विश्वविद्यालय है जहाँ पर हम विद्यार्थियों को बाहर से आने की अनुमति नहीं देते। सारे के सारे विद्यार्थियों का विश्वविद्यालय के परिसर के अंदर रुकना आवश्यक है, ताकि वो उन गुणों को उन वातावरण के अंदर रह करके सीख सकें। एक और उदाहरण दूंगा मैं आपको। गुरु नानक का नाम सुना होगा आपने। सिखों के प्रथम गुरु थे, सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक। उनके पास एक औरत आई और बोली कि मेरे बच्चे को जो है वैद्य ने गुड़ खाने से मना किया है, डॉक्टर ने कहा है कि गुड़ नहीं खा सकते, और वो रात दिन गुड़ खाता रहता है। आप उसके साथ कुछ करिए, कोई मंत्र करिए, कोई चमत्कार करिए जिससे गुड़ खाना बंद कर दे। गुरु नानक बोले ऐसा करना बहन, आप 1 हफ्ते बाद आना। तो उसने कहा ठीक है साहब, 1 हफ्ते बाद आएंगे, हो सकता है 1 हफ्ते में कोई चमत्कार हो जाए। 1 हफ्ते बाद जब वो लौटी तो गुरु नानक उससे बोले, बच्चे से, कि देख बेटा, गुड़ नहीं खाते, गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, डॉक्टर ने मना किया, गुड़ नहीं खाना। तो महिला को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा ये बात तो आप 1 हफ्ते पहले भी कह सकते थे, तो इसके लिए 1 हफ्ते का इंतजार कराने की क्या बात थी। तो गुरु नानक बोले 1 हफ्ते पहले मुझे भी गुड़ खाने की उतनी आदत थी। तो 1 हफ्ते बाद उनने इसलिए बुलाया ताकि वो पहले अपनी ज़बान पर काबू कर सकें और तब बच्चे को सिखा सकें। मित्रों, आज की तारीख में इस तरीके की शिक्षा मिलना दुर्लभ हो गया है, इस तरीके की शिक्षा मिलना रेयर हो गया है, क्योंकि आदमी के व्यक्तित्व के अंदर वो बात नहीं है। तो हम चाहे लाख कोशिश कर लें, चाहे लाख लेक्चर दे दें, चाहे लाख व्याख्यान दे दें, चाहे लाख जो है आदमी के अंदर उसको तमाम तरीके की किताबें दिखा डालें, तमाम तरीके की पिक्चरें दिखा डालें, पर जब तक आदमी के व्यक्तित्व में बात नहीं है तब तक वो दूसरे को इंस्पायर नहीं कर सकता। जब तक आपके आचरण में वो बात नहीं है तब तक आप दूसरे को वो बात नहीं सिखा सकते। इसलिए गुरुदेव ने बिल्कुल साफ बात कही कि अध्यात्म की बिल्कुल सीधी, सरल, सिंपल परिभाषा है कि आदमी जो बोले उसे करके दिखाए। इससे ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि आपके जीवन में वो चीज़ दिखाई पड़ती है तो आप आराम से दूसरे के अंदर वो बात डाल सकते हैं जिसको हम अध्यात्म कहते हैं। तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय खोलने का जो पहला उद्देश्य था वो था शिक्षा और विद्या के फासले को साफ साफ कर देना। दूसरा उद्देश्य क्या था? दूसरा उद्देश्य वही है जो इसके नाम में आपको नज़र आता है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय। देव संस्कृति विश्वविद्यालय। देव संस्कृति का क्या मतलब है? देव संस्कृति वो वैदिक संस्कृति, देव संस्कृति वो भारतीय संस्कृति, देव संस्कृति वो आर्य संस्कृति, उसकी पुनर्स्थापना, पुनरुद्धार। पुनरुद्धार का क्या मतलब है? पुनरुद्धार का मतलब है कि वो परंपरा जो सो गई हो उसको फिर से जगा देना, वो आशियाना जो उजड़ गया हो उसको फिर से आबाद कर देना। अभी बाबूजी बता रहे थे कि हम लोग जो है अपनी सभ्यता जो है एक अंधकार युग में चली गई और हम उन परंपराओं को भूल गए, उन आदर्शों को भूल गए जिसके आधार पर हमारी सभ्यता की, हमारी संस्कृति की नींव पड़ी। पहली बात जो महत्वपूर्ण हमें याद रखने की है वो ये कि संस्कृति है क्या। संस्कृति शब्द ऐसा अनूठा, ऐसा बढ़िया, ऐसा अद्वितीय शब्द है जो और किसी भाषा में आपको देखने को नहीं मिलता। संस्कृति शब्द आया है संस्कार से। संस्कृति शब्द का मतलब है रिफाइनमेंट, संस्कृति शब्द का मतलब है परिष्कार। जब कोई अपने जीवन का परिष्कार कर लेता है तो हम उसे बोलते हैं सुसंस्कृत। कहते हैं ना कि कोई आदमी कितना सुसंस्कृत है, कितने अच्छे से बातें कर रहा है, कितना विनम्र है, कितना ग्रहणशील है। इसका मतलब है कि उस आदमी का जीवन रिफाइंड है। इसका मतलब है कि उसका आदमी का जीवन जो है वो गढ़ा हुआ है। तो ये जो संस्कृति शब्द है ये सिर्फ और सिर्फ संस्कृत के अंदर इस्तेमाल होता है। तो हम जिस वैदिक संस्कृति की कल्पना करते हैं वो बाहर वाला जीवन नहीं है। ज़्यादातर देशों में, ज़्यादातर भाषाओं में
संस्कृति की जो कल्पना करी गई वो आदमी के पहनावे से, आदमी के उठने बैठने से, आदमी के बोलने चालने के तरीके से करी गई। साहब वो अंग्रेजी कल्चर है क्योंकि वो इस तरीके के कपड़े पहनते हैं, इस तरीके से रहते हैं। वो पंजाबी कल्चर है कि वो इस तरीके के कपड़े पहनते हैं, सिर पर पगड़ी बांधते हैं, ये करते हैं। वो आदमी के बाहर की जो चीज़ें हैं उनको लेकर के संस्कृति की कल्पना करी गई। पर जो संस्कृति, वैदिक संस्कृति है, वो आदमी के अंदर के गुणों की बात करती है। तो जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय का मूल मंत्र है वो है सा प्रथमा संस्कृतिर्विश्ववारा, कि हम वो संस्कृति हैं जो सारे दुनिया में एक समान है। सा प्रथमा संस्कृतिर्विश्ववारा, दुनिया की सबसे पहली संस्कृति, देव संस्कृति विश्वविद्यालय का मूल मंत्र। तो दूसरा उद्देश्य है कि हम लोग आदमी के बाहर से पहनावे को चेंज नहीं करें। सिर्फ इसलिए कि आदमी ने पीले कपड़े पहन लिए, सर पे चोटी रख ली, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जीवन में अध्यात्म के मूल मंत्र आ गए, बल्कि इसके पीछे उद्देश्य यह है कि आदमी के जीवन के अंदर उन गुणों का विकास हो कि जो बच्चे यहाँ से निकलें ये चलते फिरते विश्वविद्यालय बन जाएं। ये जहाँ जाएं उसको देख करके आदमी को ये लगे कि साहब ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय से निकल करके आए हैं। पुराने समय में आपको बड़ा आश्चर्य होगा, महर्षि अरविंद का नाम आप लोगों ने सुना होगा। महर्षि अरविंद ने एक स्कूल की स्थापना करी थी जो अभी काफ़ी दिनों तक चलता रहा। आज की स्थिति में तो मैं नहीं जानता, पर वहाँ पर क्या था कि करीब 70s में 80s में वो लोग बच्चों को डिग्रियाँ नहीं दिया करते थे। उनके यहाँ से जो स्कूल से निकल करके जाता था उसको सिंपल, वहाँ का जो प्रिंसिपल था एक लाइन का लेटर लिख देता था। ये कहता था कि इस बच्चे ने महर्षि अरविंद के पांडिचेरी में स्थित स्कूल में इस स्तर तक की पढ़ाई करी है और इसके चरित्र का प्रमाण मैं देता हूँ। बस इतने पे उसको एडमिशन मिल जाया करता था। इस सिर्फ इतना कहने पर कि इसको कोई मार्कशीट हम नहीं दे रहे हैं, इसको कोई सर्टिफिकेट हम नहीं दे रहे हैं, इसको कोई डिग्री हम नहीं दे रहे हैं, इसको और कुछ हम नहीं दे रहे हैं, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इसके चरित्र का और इसकी पढ़ाई का प्रमाण मैं देता हूँ। इसके संस्कार इस बात का प्रमाण है कि इसने हमारे यहाँ से पढ़ाई करी है। मित्रों, इस तरीके की एजुकेशन लाने का सपना परम पूज्य गुरुदेव का था। तो पहला उद्देश्य था शिक्षा और विद्या के फासले को साफ साफ कर देना। शिक्षा का मतलब साक्षरता और विद्या का मतलब मूल्य, विद्या का मतलब व्यक्तित्व। आप बच्चे को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसको साथ में एक अच्छा इंसान बनाइए, यह है विद्या। आप उसको इंसानियत ला करके दिखाइए, यह है विद्या। दूसरा उद्देश्य भारत की प्राचीन संस्कृति, देव संस्कृति, विश्व संस्कृति, दिव्य संस्कृति, उसकी पुनर्स्थापना। और तीसरा उद्देश्य था विज्ञान और अध्यात्म का मिलन। विज्ञान और अध्यात्म का मिलन, ये क्या चीज़ हो गई? ये चीज़ हो गई कि जो एक ज़माने का सत्य है उसका और दूसरे ज़माने के सत्य को मिला करके एक नई विधा की स्थापना। परम पूज्य गुरुदेव ने एक शब्द दिया, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का ये मतलब नहीं है कि अध्यात्म कोई गिरी हुई चीज़ है और यदि हम उसे विज्ञान से प्रतिपादित कर दें तो बड़ी अच्छी बात हो गई। कि साहब यदि आप किसी का ESR चेक कर लें, CRP चेक कर लें, उसके लिवर फंक्शंस चेक कर लें और उसकी किडनी ढंग से काम कर रही हो तो इसका मतलब है कि उसकी समाधि बहुत परफेक्ट है। ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि अध्यात्म एक विज्ञान की तरह जिया जाए, सिर्फ वो कागजों में रहने वाली बात न रह जाए बल्कि आदमी के जीवन में दिखाई पड़े। तो हम लोग अपने यहाँ जो एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं, देव संस्कृति विश्वविद्यालय में देने की कोशिश करते हैं, उसमें ये कोशिश करते हैं कि यदि बच्चा एक युग के सत्य को समझने की कोशिश करे तो वो दूसरी जगह की एजुकेशन को भी उतना ही प्राप्त करे। तो यदि वो ज्योतिर्विज्ञान पढ़ रहा है, यदि वो धर्म विज्ञान पढ़ रहा है, यदि वो थियोलॉजी पढ़ रहा है, तो सिर्फ वो थियोलॉजी का एक्सपर्ट होकर के न रह जाए, बल्कि उसको मॉडर्न फिजिक्स की भी उतनी जानकारी हो, ज्योतिर्विज्ञान की भी उतनी जानकारी हो, ज्योतिष की भी उतनी जानकारी हो। तो उसको एक समग्र एजुकेशन देने का प्रयास देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माध्यम से किया जाता है। आज की तारीख में अभी बाबूजी ने आपको बताया कि सन 2000 में देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। एक्चुअल में 2000 में देव संस्कृति महाविद्यालय की स्थापना हुई और 2002 में जाकर के यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हुआ। जैसा कि इसका विज़न अनोखा है, जैसा कि इसके पीछे का उद्देश्य अनोखा है, वैसे ही इसकी स्थापना भी अनोखी है। माताजी ने श्रद्धांजलि समारोह के समय में, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, यहाँ पर एक बड़ा भयंकर फार्म हुआ करता था, बिरला फार्म। चूँकि उसकी किसी ने, आप में से कोई आए थे श्रद्धांजलि समारोह में? हाँ, तो काफ़ी लोग हैं बाबूजी। आप लोगों ने देखा होगा कि 1990 में जब परम पूज्य गुरुदेव का श्रद्धांजलि समारोह हुआ था तो इस जगह में आदमी से ऊंची ऊंची घासें हुआ करती थी और जो अजगर हैं, सांप हैं, पाइथन हैं, ये बड़े निकला करते थे। तो लोगों को बड़ी तकलीफ़ होने लगी। जंगली जंतु भी बहुत निकलते थे, अब तो इतने नहीं आते, पर उस ज़माने में हाथी और शेरों के बीच के जो कॉरिडोर कहलाता है जंगल की भाषा में, तो उसके ठीक मध्य में
देव संस्कृति विश्वविद्यालय जहाँ आज स्थित है ये ज़मीन थी, तो हर रात को जंगली हाथियों का आना और इस तरीके की समस्याएं लगातार बनी रहती थी। तो जो लोग काम कर रहे थे उनने परम वंदनीय माता जी से जाकर के गुजारिश करी कि आप आएँ और इस ज़मीन पे थोड़ा आशीर्वाद दें तो कुछ नया हो जाए। तो तब माता जी वहाँ पर गईं और माता जी ने वहाँ पर जाकर के एक आज की तारीख में यदि आप लोग विश्वविद्यालय जाएँ तो वहाँ पर एक छोटे से शिवलिंग की स्थापना है सिद्धेश्वर महादेव के रूप में। माता जी जिस ज़मीन पर खड़ी हुई, माता जी ने वहाँ जाकर के बोला कि आज के बाद यहाँ पर कभी किसी को सांप या इस तरीके की परेशानी नहीं होगी। तो वो उस दिन है और आज का दिन है, आज तक किसी को वहाँ पर इस तरीके की परेशानी नहीं हुई। तो भगवान का आशीर्वाद। इसके अलावा जिस जगह पर माता जी खड़ी हुई वो ज़मीन थोड़े समय बाद हम लोगों ने खरीदी। हम लोगों ने क्या, आप लोगों के प्रयास से खरीदी गई और परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से खरीदी गई। तो वहाँ पर 1998 में थोड़ा बहुत जो है कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ और 2000 में वहाँ महाविद्यालय की स्थापना हुई। सन 2002 में विश्वविद्यालय का स्टेटस उसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, उसके द्वारा प्रदान किया गया। पर जो अनोखी बात है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि नॉर्मली क्या होता है कि जब किसी भी स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी को की स्थापना की बात चलती है तो आप लोगों में से जो लोग विश्वविद्यालयों से संबंध है वो जानते हैं कि उसको पार्लियामेंट में, जो आपकी स्टेट जो होती है पार्लियामेंट लेजिस्लेशन, वहाँ पर उसको एक्ट के रूप में लाना पड़ता है। तो जब पहली बार एक्ट में आया तो उत्तराखंड के जितने विधायक थे, जितने विधायक थे वो सब इस विषय पे बोलना चाहते थे। इसलिए नहीं कि वो बहस करना चाहते थे, इसलिए नहीं कि उनको लगता था कि इस विश्वविद्यालय का बनना गलत है, बल्कि हर कोई चाहता था कि विश्वविद्यालय उत्तराखंड राज्य के लिए इतना यूनिक है, उत्तराखंड राज्य के लिए इतना अनूठा है कि हर चाहता था कि मिनट्स में हमारे नाम चले जाएँ। हर चाहता था कि आज से 20 साल बाद यदि कोई इस विश्वविद्यालय की बुकलेट उठा करके देखे तो पाए कि वो विधायक जो थे, वो मंत्री जो थे, वो जो वहाँ के एमपी थे, उन सब ने इस विश्वविद्यालय को बनाने में किसी न किसी रूप में अपनी भूमिका अदा करी। तो मित्रों, ये है भगवान का आशीर्वाद। और तब से शुरू होने वाला विश्वविद्यालय जो है आज इतना बड़ा रूप ले चुका है। आज हमारे यहाँ कम से कम 18 फैकल्टीज़ हैं। हम लोग योग में अपनी एजुकेशन देते हैं, साइकोलॉजी में देते हैं, होलिस्टिक हेल्थ में देते हैं, कंप्यूटर साइंसेज में देते हैं, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में देते हैं, एजुकेशन में देते हैं और बहुत सारी विभिन्न विधाओं में देते हैं। यहाँ देख करके शायद आपको लगता होगा कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय में सिर्फ पारंपरिक जो भारतीय विद्याएं हैं उनका ही यहाँ पर अध्ययन कराया जाता है, पर ऐसा नहीं है। भारत की सबसे बड़ी योग की फैकल्टी यदि कहीं पर है तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय के अंदर है। एनिमेशन में यदि भारत का सबसे टॉप 5 कोर्सेज में से कहीं चलता होगा तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय में चलता होगा। यदि आप लोगों को शायद पता ना हो, पर पिछले वर्ष जिस पिक्चर को ऑस्कर का अवार्ड मिला, पिछले से पिछले वर्ष, उसमें देव संस्कृति विश्वविद्यालय के 4 स्टूडेंट काम करते थे। तीसरी बात, कंप्यूटर साइंसेज की वहाँ बड़ी अच्छी डेवलप्ड फैकल्टी है। कम्युनिकेशन जर्नलिज्म की बहुत अच्छी डेवलप्ड फैकल्टी है। बीएड में 100 सीट्स हैं हमारे पास और अब अगले साल हम बढ़ा करके उसे एमएड में करने जा रहे हैं। 181 के करीब पीएचडी वहाँ पर ऑलरेडी कंडक्ट हो चुकी हैं और लगातार हो रही हैं। आज भी अभी इस तारीख में जो है आज हम लोगों का पीएचडी का रिज़ल्ट निकलने वाला है। तो मित्रों, ये विश्वविद्यालय एक छोटे से सपने के रूप में शुरू हुआ था, पर जैसा मैंने बताया कि महापुरुषों के सपने दिव्य होते हैं। महापुरुषों के सपनों के पीछे लक्ष्य होता है और उसके पीछे उद्देश्य होता है, उसके पीछे संकल्प होता है। और आज उसी लक्ष्य, उसी उद्देश्य, उसी संकल्प के कारण ये विश्वविद्यालय इतना बड़ा निकल करके आया। मैं आप सब लोगों को आमंत्रित करूंगा कि आप सब लोग आएँ। देव संस्कृति विश्वविद्यालय आपके भ्रमण में, आपके टाइम टेबल में शामिल है, इसको ज़रूर देख करके जाएं। और एक और चीज़, एक अभिनव प्रयास करके जाएं कि गुजरात तो इस मिशन की जान रहा। गुजरात से हम लोगों के पास इतने बढ़िया कार्यकर्ता, इतने समर्पित कार्यकर्ता, इतने काम करने वाले लोग निकल करके आए और ये विश्वविद्यालय इसी उद्देश्य के साथ खड़ा किया गया है कि यहाँ से समाज को श्रेष्ठ नागरिक मिल सके, एक समाज को अच्छे कार्यकर्ता निकल सकें। यदि आप लोग सब कम से कम इतना सोच करके जाएं कि एक बच्चे को हम यहाँ पर भेजेंगे, एक बच्चे को, कम से कम एक बच्चे को आप इस विश्वविद्यालय में भेजेंगे तो समाज का बहुत बड़ा कल्याण हो पाएगा। एक छोटा सा प्रोजेक्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा, उसके बाद अपने शब्दों को विराम दूंगा। हम लोगों की जो एजुकेशन है वो ऑलरेडी सब्सिडाइज्ड है। जो एजुकेशन विश्वविद्यालय में हम देते हैं, क्योंकि हम ट्यूशन फ़ी नहीं लेते, द एजुकेशन इज़ एब्सोल्युटली फ्री। हर एक के लिए जो शिक्षा है वो पूर्णतया निःशुल्क है। हम लोग सिर्फ अनुरक्षण राशि लेते हैं जो उस बच्चे के आवास के ऊपर खर्च होती है। तो एजुकेशन ऑलरेडी सब्सिडाइज्ड है। 2000 रुपये महीना
जो है उसको आप ऑलरेडी सब्सिडाइज मान लें, जब आपको हॉस्टल भी है, आपके सारे के सारे खर्चे उसके अंदर शामिल हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आप एक ऐसा बच्चा ढूंढें जिसको आपको लगता है कि ये बच्चा अपनी एजुकेशन को अफोर्ड कर पाने की स्थिति में नहीं है, पर इसको अच्छी शिक्षा की आवश्यकता है, इसको अच्छी एजुकेशन की आवश्यकता है, और यदि आप उसको वहीं से स्पॉन्सर करके यहाँ पर भेजें, आप कहें कि इसकी जितनी भी जो फीस है 12,000 आती है, 16,000 आती है, 18,000 आती है, हम 4 लोग मिल करके वहन कर लेंगे, और बदले में बच्चा क्या करे, बदले में बच्चा चूँकि इसके शिक्षा की जो वो है सुविधा ये समाज उठा रहा है, तो बच्चा समाज के लिए 6 महीने निकाल दे, चाहे यहाँ निकाल दे, चाहे गुजरात में निकाल दे, चाहे किसी स्कूल में पढ़ा करके निकाल दे, चाहे कहीं पे भी निकाल दे, उसने जो समाज से लिया वो समाज को दे दे, ऋण हो जाए। तो उसमें विश्वविद्यालय को एक बच्चा जो है विद एजुकेशन विद फ़ी मिलेगा, और आपको एक ऐसा तैयार नौजवान, ऐसा तैयार नागरिक मिलेगा जो जाकर के समाज के लिए कुछ काम कर सकता है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस प्रोजेक्ट पर और सोचें और विचार विमर्श करें, और इस भारतवर्ष को, इस समाज को कुछ अच्छे श्रेष्ठ समुन्नत नागरिक दे करके जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। ओम शांति। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति को साक्षी मानकर गायत्री मंत्र के साथ अपनी बात प्रारंभ करना चाहूँगा। आप लोगों से अनुरोध है, कमर सीधी कर लें, उस परमपिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान सूर्यदेव का ध्यान करें जो इस सृष्टि के पालक हैं, पोषक हैं, नियंत्रण करता हैं, और इन भावनाओं के साथ कि उनका तेज, उनका ओज, उनका वर्चस्व हमारे कण कण में प्रवाहित हो रहा है, एक बार गायत्री मंत्र सस्वर साथ साथ पूरे उत्साह के साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के इस शिक्षक गरिमा शिविर में भाग लेने के लिए आए हमारे गुजरात प्रांत के सभी भाइयों एवं बहनों, शांति कुंज परिवार के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण और प्यारे भाइयों एवं बहनों, मित्रों, धरती के इतिहास में कभी कभी ऐसे प्रयोग होते हैं जिनको अद्भुत कहा जा सकता है, जिनको विलक्षण कहा जा सकता है, और परम पूज्य गुरुदेव का ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय का सपना एक ऐसा ही दिव्य, ऐसा ही अद्भुत, ऐसा ही विलक्षण प्रयोग है। महापुरुषों के जीवन की खास बातें होती हैं कि उनके सपने आम आदमियों से भिन्न होते हैं, उनके सपने आम आदमियों से डिफरेंट होते हैं, उनके सपनों के पीछे एक लक्ष्य होता है, उनके सपनों के पीछे एक उद्देश्य होता है, उनके सपनों के पीछे एक संकल्प होता है। बिना लक्ष्य के, बिना उद्देश्य के, बिना संकल्प के लिए गए सपने सिर्फ ख्याली पुलाव हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आज से कोई 100-125 वर्ष पूर्व स्वामी श्रद्धानंद ने एक सपना देखा। उन्होंने सपना देखा कि हम एक ऐसा विश्वविद्यालय खोलें, एक ऐसा विश्वविद्यालय चलाएं जहाँ से समाज को दिशा देने वाले, जीवट वाले, शिक्षित